हेलो स्टूडेंट्स, मैं शाहीना मिशन ज्ञान से आप सभी का स्वागत करती हूँ राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR ई लर्निंग ई कक्ष के अंदर। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 ऑफ क्लास 12 जिसका नाम है विपणन मार्केटिंग। इस चैप्टर के 3 वीडियोज़ हैं। आज के वीडियो के अंदर हम जानेंगे विपणन का अर्थ क्या होता है और विपणन प्रबंधन में किस प्रकार की क्रियाएँ सम्मिलित होती हैं। तो सबसे पहले देखिए विपणन का अर्थ क्या है। तो विपणन शब्द का आशय उन व्यावसायिक क्रियाओं से है जिसके अंदर आप क्या कर रहे हैं, माल और सेवाओं को उत्पादन स्थल से उपभोक्ता स्थल तक पहुंचा रहे हैं, और इसे हम बोल देंगे मार्केटिंग या विपणन। बट ये तो बहुत छोटा एस्पेक्ट है, इसका ब्रॉडर एस्पेक्ट क्या है क्योंकि हम जानते हैं जो विपणन है वो एक व्यापक क्रिया है, एक व्यापक विचार है जिसके अंदर हम कहें कि इनके अंदर वो सारी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं जिसके अंदर आप वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से पूर्व की जाने वाली क्रियाएं, उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, उनका वितरण कर रहे हैं और आवश्यक विक्रय उपरांत सेवाओं तक को शामिल किया जाता है। और ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, विपणन के अंदर आती हैं, मार्केटिंग के अंदर आती हैं। और इस तरीके से हमें मालूम चला एक मार्केटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो हमारे ग्राहक हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, उनको संतुष्टि प्रदान करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना और जो ग्राहक है उनके जीवन स्तर को बढ़ाना या वृद्धि देना। ठीक है, और इस तरीके से हमें मालूम चला विपणन का अर्थ क्या होता है और उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ये तो हो गया आशय, ठीक है, ऑब्जेक्टिव हो गए। और 2 चीज़ें बताई मैंने, एक तो बताया आपको आशय और दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई विपणन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, विपणन का उद्देश्य क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे विपणन प्रबंधन होता क्या है, मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट एक इस प्रकार का मैनेजमेंट है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, मार्केटिंग को प्लान कर रहे हैं, उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, वो सारी की सारी क्रियाएं किसके अंदर आ जाती हैं, विपणन प्रबंधन या मार्केटिंग मैनेजमेंट में आ जाती है। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं बच्चों। विपणन प्रबंधन से अभिप्राय उन क्रियाओं के से हैं जिसमें आप नियोजन कर रहे हैं, संगठन कर रहे हैं, निर्देशन कर रहे हैं और नियंत्रण कर रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो उत्पादक है या उपभोक्ता है, उत्पाद एवं सेवाओं के उपयोगकर्ता के बीच वस्तुओं और सेवाओं को विनिमय का सरल बना रहे हैं। तो यहाँ पर ये विपणन प्रबंधन में वो सारी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं जिसके अंदर आप क्या कर रहे हैं, जो गुड्स हैं, जो सर्विसेज हैं, उनको एक्सचेंज किया जा रहा है और ये जो एक्सचेंज किया जा रहा है उसको आप ज़्यादा सरल बना पा रहे हैं क्योंकि इसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ों को अप्लाई कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि विपणन प्रबंधन क्या है। विपणन प्रबंधन एक ऐसी क्रिया है जिसके अंदर आप मैनेजमेंट अप्लाई कर रहे हैं, नियोजन कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं, डायरेक्टिंग कर रहे हैं, कंट्रोलिंग कर रहे हैं और इन सारी क्रियाओं को यूटिलाइज करके आप विनिमय को सरल बना रहे हैं। ठीक है, उपभोक्ता तक सामान को सही तरीके से, सुगम तरीके से पहुंचा रहे हैं। और ये सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाएंगी, विपणन प्रबंधन के अंदर आ जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, विपणन प्रबंधन के अंदर क्या क्या कार्य सम्मिलित होते हैं। सबसे पहले देखिए, एक अच्छे मार्केटिंग मैनेजर का जो कार्य होता है वो ये है कि बाजार का शोध करना। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया बाजार को विश्लेषण करना। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, मार्केट की स्टडी करी जाएगी। ठीक है, उनकी जो ग्राहक है उनकी आवश्यकताओं की स्टडी करी जाती है, उनकी इच्छा, उनकी रुचि किस प्रकार की है उसको पता लगाया जाता है। उसका पता लगाया जाने के बाद बाज़ार में किस वस्तु की मांग है, उसका किस प्रकार से उसकी पूर्ति की जाए, इन सभी चीज़ों का अनुमान लगाया जाता है। तो पहला पॉइंट हमें समझ में आया। दूसरा पॉइंट देखिए, विपणन नियोजन। नियोजन मतलब क्या हो गया, यहाँ पर प्लानिंग हो गई। हमने सोच तो लिया कुछ कार्य करना है, हमने ड्राफ्ट किया कि हमें ये करना है, अब किस प्रकार किया जाए, तो वो सारी चीज़ें किस में सम्मिलित होती हैं, विपणन प्लानिंग के अंदर होती है, विपणन नियोजन के अंदर होती है। तो इसके अंदर देखिए, इसके लिए विपणन के निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप एक पूरी विपणन योजना तैयार करनी होगी जिससे क्या होगा, जो प्रोडक्शन है उसमें वृद्धि होगी और वस्तुओं में आप क्या कर सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं, चेंज ला सकते हैं। और वो सारी चीज़ें किसके अंदर आएंगी, विपणन नियोजन के अंदर आएंगी। तो अगर मैं बोलूँ विपणन नियोजन क्या है, विपणन नियोजन एक ऐसी क्रिया है जो कि बाज़ार के विश्लेषण के बाद की जाती है। इसके अंदर जो डिमांड आ रही है उसको पूर्ति करने के लिए कार्य किए जाते हैं, प्लानिंग की जाती है कि किस प्रकार हम, जो हमारे पास डिमांड है मार्केट की या जो हमारे ग्राहक हैं उनकी आवश्यकता है, उनकी पूर्ति किस प्रकार की जाए। तो ये सारी प्लानिंग आप सेकंड पॉइंट में आएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए,
विपणन संचार कार्य। संचार मतलब क्या होता है, किसी चीज को पहुंचाना, ठीक है। तो हमने प्रोडक्ट तो तैयार कर लिए, अब हमें इनको क्या पहुंचाना है, ग्राहक तक पहुंचाना है कि ये प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल हैं। और ये सारी क्रियाएं किसके अंदर आ जाएंगी, विपणन संचार कार्य के अंदर आ जाएंगी। तो देखिए, विपणन संचार के लिए आप क्या करते हैं, विज्ञापन करते हैं, विक्रय करते हैं, विक्रय संवर्धन करते हैं, ठीक है, अनुसंधान करते हैं, प्रचार, सुझाव, ये सारी चीज़ें विपणन संचार कार्य के अंदर आती हैं। अगर हम देखें, विपणन संचार कार्य एक द्विमार्गीय संचार व्यवस्था है, जिसके अंदर जो हम कहें उत्पादक है या हम कह सकते हैं विपणन करता है, वो क्या करता है, इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है ग्राहक तक और ग्राहक से उनके सुझाव या शिकायतों की डिमांड भी करता है। तो यहाँ पर देखिए, विक्रय कला, प्रचार, विज्ञान आदि से संस्था अपने विद्यमान और भावी ग्राहकों को आवश्यक संदेश पहुंचाती है, जबकि विपणन अनुसंधान द्वारा ग्राहकों से वस्तु के बारे में उनसे सुझाव, उनकी शिकायतें संस्था तक पहुंचाई जाती है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमें मालूम चला, ये एक द्विमार्गीय व्यवस्था है, जिससे ग्राहकों से भी इंफॉर्मेशन पहुंच रही है उत्पादक से उत्पादक तक, और उत्पादकों से भी, या हम कह सकते हैं विपणनकर्ता से भी इंफॉर्मेशन पहुंच रही है उपभोक्ता तक। तो इस तरीके से हमें मालूम चला कि जो विपणन संचार कार्य है वो एक द्विमार्गी व्यवस्था है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फोर्थ है उत्पादन का रूपांकन एवं विकास। इसके अंदर जो उत्पादित माल है उसका रूपांकन किया जाता है, जैसे वो अपने ग्राहकों को ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित कर पाए या कर ले, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बाजार का वर्गीकरण। हमें पता है कोई भी संस्था का एक जो सामान होता है या वस्तु है, सभी प्रकार के जो ग्राहक हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकती। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो एक प्रोडक्ट है उसका बाज़ार डिसाइड किया जाता है, बाज़ार को वर्गीकृत किया जाता है इस प्रकार से कि हम सिर्फ एक ही टाइप के मार्केट को टारगेट कर सके, जिससे हमारा जो विक्रय है वो भी अच्छी तरीके से बढ़ पाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, कोई भी संस्था अपनी किसी वस्तु से सभी ग्राहकों को संतुष्ट नहीं कर सकती, ठीक है। हमें पता है, जैसे कि हम एक एग्जांपल देखते हैं बॉर्नविटा के लिए सभी जो लोग हैं जो उसे देख रहे हैं वो उसका कस्टमर नहीं हो सकते। हम कह सकते हैं कि बॉर्नविटा के लिए जो उसके भावी कस्टमर हैं वो 15 से 16 साल के जो बच्चे हैं, 15 वो ही होंगे, ठीक है। उसके अबव वाले लोग हैं वो उसके भावी कस्टमर नहीं होंगे, क्योंकि ऐसा ही होता है। हमें ज़्यादा किसी वस्तु को निकालना है, उसकी सेल बढ़ानी है, तो हमें बाज़ार को विश्लेषण करना होगा, बाज़ार को वर्गीकृत करना होगा, जिससे क्या होगा, हम फालतू का खर्चा ना करेंगे और जो हमारे टारगेट कस्टमर हैं उनको हम टारगेट कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रमापीकरण एवं श्रेणीयन। प्रमापीकरण का मतलब क्या है, ठीक है। प्रमापीकरण मतलब होता है स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब एक ही प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करना, ठीक है। एक ही प्रकार मतलब एक ही प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। जैसे आपने साबुन देखे होंगे, अब साबुन की एक वैरायटी अगर मैं बात करूं लक्स की, तो लक्स के जितने भी वैरायटी आप सोप देखेंगे या आप प्रोडक्ट देखेंगे वो सेम कंटेंट होगा, सेम उनकी वैल्यू होगी, है कि नहीं, सही बात है ना। तो सेम चीज़ है यहाँ पर। प्रमापीकरण का अर्थ पूर्व निर्धारित मतलब पहले से हम डिसाइड कर लेंगे कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना जरूरी है और उसी के अनुसार हम उसका उत्पादन करेंगे, जिससे क्या होगा, उत्पाद में एक रूपता आएगी और अनुकूलता आएगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, श्रेणियन के अंदर क्या होता है, श्रेणियन के अंतर्गत उत्पादित वस्तुओं को उनकी किस्म तथा उनके गुणों के अनुसार विभिन्न वर्गों में बांट दिया जाता है, ठीक है। तो जैसे आपने देखा होगा कि आप बिग बाज़ार वगैरह जाते हैं तो आपने ये श्रेणियन देखा होगा, उसके अंदर आपने देखा होगा कि जो एक पर्टिकुलर टाइप के प्रोडक्ट हैं उनको एक पर्टिकुलर रो के अंदर लगा दिया जाता है, जिससे क्या होता है, कस्टमर इजीली अट्रैक्ट हो पाता है, उसकी टाइम की भी बचत होती है, ठीक है बच्चों। पैकेजिंग एवं लेबलिंग। पैकेजिंग मतलब होता है किसी भी उत्पाद को कवर करना, वो उसकी पैकेजिंग हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए, पैकेजिंग का अर्थ है उत्पाद को पैकेज का रूपांकन देना, वो पैकेजिंग हम उसे कह सकते हैं। अब हम पैकेजिंग क्यों करते हैं, पैकेजिंग से ज़्यादा इंसान अट्रैक्ट होता है, पैकेजिंग सुरक्षा प्रोवाइड करती है किसी भी उत्पाद को, ठीक है। और लेबल मतलब क्या होता है, लेबलिंग मतलब क्या होता है, लेबलिंग मतलब वो जो चीज़ें लिखी जाती है पैकेजिंग के ऊपर वो उसकी लेबलिंग हो जाती है, जैसे कि प्रोडक्ट का नाम,
कब बना है, कितनी प्राइस है उसकी, क्या क्या उसके अंदर चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें लेबलिंग के अंदर आती हैं। ये दोनों चीज़ें, पैकेजिंग और लेबलिंग, किसी भी प्रोडक्ट को बेहतर बनाती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, पैकेजिंग के द्वारा वस्तु के रूप, रंग एवं किस्म की सुरक्षा प्रदान की जाती है। इसके द्वारा वस्तुओं को आकर्षक स्वरूप में प्रस्तुत किया जाता है ताकि लोग उसे खरीदने में ज़्यादा अग्रसर हो, ठीक है, या प्रेरित हो। ब्रांडिंग, ठीक है, ब्रांडिंग मतलब क्या होता है, किसी को नाम देना, ठीक है, किसी प्रोडक्ट को नाम देना, उस ब्रांडिंग होती है। और ब्रांडिंग का महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि आपने देखा होगा लोग बाग ब्रांड के अनुसार ही चलते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट चल जाता है तो उसकी जो नाम है वो उसका ब्रांड बन जाता है और उसको उसी चीज़ से खरीदा जाता है। ब्रांड से ही लोग बाग खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, किसी उत्पाद की सफलता के सही ब्रांड का नाम चयन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, ब्रांड है वो अलग अलग उत्पादकों में से पर्टिकुलर ब्रांड को क्या बनाता है, बेस्ट बनाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ब्रांड का नाम उत्पाद को अन्य उत्पादकों से भिन्न बनाता है। भिन्न मतलब अलग दिखाएगा। ठीक है, एक तो प्रोडक्ट हो, मतलब मान के चलो एक तो एडिडास के जूते, एक सिंपल जूते, तो आप एडिडास के जूते से आप कैसे पता लगाओगे कि भिन्न है, क्योंकि उसकी जो क्वालिटी होगी, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो बेहतर होंगी एक नॉन ब्रांड जूते से। ठीक है, तो ब्रांडिंग होना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, जिससे उत्पाद के लिए उपभोक्ता का लगाव पैदा होता है और इससे क्या होता है, सेल्स प्रमोशन इजी तरीके से हो जाती है। आपने देखा होगा एक नॉन ब्रांड चीज़ और एक ब्रांडेड चीज़, ब्रांडेड चीज़ को बेचने में कम टाइम लगता है क्योंकि लोग बाग उससे एक लगाव महसूस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ग्राहक समर्थन सेवाएं। ग्राहक समर्थन सेवाएं क्या होती हैं? ग्राहक समर्थन सेवाएं वो सेवाएं जो कि ग्राहकों से समर्थन प्राप्त करने के लिए ज़रूरी होती है। ठीक है, जैसे कि बिक्री के बाद उनको सेवा देना, ग्राहकों की शिकायतें दूर करना, समायोजनों को देखना, शाख सेवाएं, रख रखाव सेवाएं, तकनीकी सेवाएं, ये सारी की सारी सेवाएं ग्राहक समर्थन सेवाओं में आती हैं। और इन सभी सेवाओं का जो मुख्य उद्देश्य ये होता है, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को संतुष्टि प्रोवाइड करना। ठीक है, जिससे क्या होगा, अगर ग्राहकों को संतुष्टि मिलेगी तो मार्केटिंग अच्छे तरीके से हो पाएगी। जैसे मान के चलिए आपने कोई चीज़ सेल आउट कर रहे हैं, ठीक है, और आपने वो चीज़ बेच दी। ठीक है, ग्राहकों को वो चीज़ पसंद नहीं आई, वो वापस आपके पास आया, रिफ़ंड करना चाहा उसने कि मुझे रिफ़ंड कर दो, आपने नहीं करी, तो 100% वो आपकी शॉप पर कभी नहीं आएगा, है कि नहीं। बट एक ऐसी दुकान जिसके अंदर जो ऑनर है वो ग्राहक समर्थन सेवाएं देता है, समायोजन करता है, ग्राहकों की शिकायतें दूर करता है या बिक्री के बाद की सेवाएं प्रोवाइड करता है, इससे क्या होता है, ग्राहक संतुष्ट होता है और वो ये समझता है कि यहाँ पर मेरी जो शिकायतें हैं, मेरी सुनवाई की जा रही है, तो वो उस शॉप पर या उस प्रोडक्ट को बार बार खरीदने की कोशिश में लगा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, उत्पाद का मूल्य निर्धारण। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी मूल्य का मतलब क्या होता है। मूल्य मतलब क्या है कि मूल्य वो चीज़ है जिससे आप उस जो प्रोडक्ट को खरीद पाएंगे। तो मूल्य वह कीमत है या मूल्य वह अमाउंट है जिससे आप विनिमय करके आप किसी वस्तु को खरीद पाते हैं। जैसे किसी वस्तु की मांग उसके मूल्य से सीधा संबंध होता है। जैसे मान के चलिए एक प्रोडक्ट है जो कि 10 रुपए का है और उसकी मांग होगी 100% ज़्यादा होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट की जो वैल्यू है, उसकी जो प्राइस है, जो उसकी मूल्य है वो क्या है, कम है। तो जितना ज़्यादा मूल्य किसी चीज़ का कम होता है उसकी मांग उतनी ही ज़्यादा होती है। अगर प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो मांग क्या होगी, हरदम कम होगी। ठीक है, तो देखिए सामान्यतः यदि मूल्य कम है तो उत्पाद की मांग अधिक होगी, उसके विपरीत मूल्य के अधिक होने पर मांग क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये तो सबसे अच्छी आप एग्जाम्पल अपने घरों में देख सकते हैं। अगर आपने देखा होगा घर के अंदर अगर मम्मियां हैं और वो कोई सब्जी मार्केट में सस्ती मिल रही है तो वो ज़्यादा ले आती है उस चीज़ को, है ना। और कोई चीज़ मार्केट में कम मतलब ज़्यादा प्राइस पर मिल रही है तो वो क्या करेंगी, उस चीज़ को कम लेके आएंगी या नहीं लेके आएंगी। तो इस तरीके से आप ये चीज़ समझ सकते हैं। अब मूल्य क्या है? मूल्य वह राशि है जिसका भुगतान करने पर आप उत्पाद को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट देखिए, विक्रय। विक्रय मतलब होता है सेल आउट करना, किसी चीज को बेचना। इस कार्य के अंतर्गत विपणन विभाग माल को स्वामित्व का हस्तांतरण करता है या करने का अनुबंध करता है। इसके अंदर माल का मूल्य तथा विक्रय शर्तों को निर्धारित किया जाता है, मूल्य रुचियों का प्रकाशन किया जाता है तथा विक्रयकर्ताओं को नियुक्त करना इस विभाग के कार्य हैं। विक्रय किया जाएगा, इसके अंदर अगर हम देखें तो इसके अंदर वो सारी क्रियाएं आएंगी जिसके अंदर हम माल को बेचेंगे, उसका स्वामित्व का हस्तांतरण कर देंगे। ठीक है। परिवहन। परिवहन मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन करना, किसी प्रोडक्ट को उसके उत्पादन स्थल से उपभोक्ता स्थल तक पहुंचाना या जहां पर वो स्टोर किया गया है वहां से उसको उपभोक्ता स्थल तक पहुंचाना, वो सारी चीज़ें परिवहन में आएंगी। और परिवहन 3 प्रकार से किया जाता है, नभ, थल और जल के माध्यम से। ठीक है। तो देखिए, परिवहन का अर्थ माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना है। अलग अलग उत्पादक मतलब अलग अलग प्रोड्यूसर से माल को एकत्रित करेंगे, इकट्ठा करेंगे और अनेक ग्राहकों को, अलग अलग ग्राहकों को यथा समय मतलब होता है करेक्ट टाइम के अंदर माल को उपलब्ध कराना। ये सारी चीज़ें परिवहन के अंदर आती हैं और ये सारी चीज़ें कौन देखेगा? एक मार्केटिंग मैनेजर देखेगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, संग्रहण। संग्रहण मतलब होता है स्टोर करके रखना। हमें पता है उत्पादन हो रहा है, अब उत्पादन हो रहा है तो वहाँ पर तो हम स्टोर करके नहीं रख सकते, तो इनको स्टोर करके रखा जाता है। और स्टोर करने की जगह से जहाँ पर हमने स्टोर हाउस या वेयर हाउस बना रखा है वहाँ से उस माल को कहाँ तक पहुँचाया जाता है? ग्राहकों तक पहुँचाया जाता है। ठीक है। तो देखिए, सामान्यतः वस्तु का उत्पादन तथा उनकी बिक्री में हमने देखा है कि बहुत बड़ा समय का अंतराल होता है। देखा ही है आपने। ज़रूरी नहीं है कि आपने, जैसे आप मिठाई की दुकान पे गए, अब मिठाई हुई कल बनाई गई, ज़रूरी नहीं ना आप कल ही लेने चले गए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। हो सकता है आप 2 या 3 दिन के बाद लेने गए हो, तो ये अंतराल तो है ही ना। तो ऐसे समय के लिए ये जो समय है इसके अंदर उस प्रोडक्ट को उसको संग्रहण किया जाता है, उसको संग्रहित करके रखा जाता है। तो देखिए, विनिमय कार्य को पूरा करने के लिए विपणन विभाग को माल संग्रहण भी करना पड़ता है। विपणन विभाग माल को उस समय संग्रह कर लेता है जबकि माल की पूर्ति उसकी मांग की तुलना में अधिक होती है। संग्रहण कार्य से माल की मांग एवं पूर्ति में संतुलन स्थापन किया जा सकता है। देखिए, संग्रहण से क्या होगा? मान के चलिए एक प्रोड्यूसर है, वो माल बना रहा है। ठीक है, माल बनाया, ठीक है, यहाँ पर जो मांग है, डिमांड है, वो क्या हो गई? बढ़ गई। अब बन रहा है यहाँ पर 20 यूनिट पर डे यूनिट और मांग आ रही है यहाँ पर 40 यूनिट। तो कैसे मेंटेन किया जाएगा इसको? ज़रूरी नहीं है मांग हरदम सेम रहे, तो इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए संग्रहण किया जाता है। अगर बाय चांस 20 यूनिट तो ये पहुंचाई दी जाएगी और 20 यूनिट संग्रहण से पहुंचा दी जाएगी। ठीक है, वेयर हाउस से पहुंचा दी जाती है, क्योंकि हमें पता है डिमांड मार्केट में कभी कम कभी ज़्यादा होती है और इसको मेंटेन करने के लिए वेयर हाउस, स्टोर हाउस का सहारा लिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वित्त व्यवस्था। वित्त व्यवस्था मतलब होता है पैसे से रिलेटेड व्यवस्था करना। हमें पता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पैसा पूरा नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत सारे रॉ मटेरियल, बहुत सारे उनको खर्चे करने पड़ते हैं और इसके लिए उनको पैसे की नीड या पैसे की व्यवस्था हमेशा करनी पड़ती है। तो देखिए, यह विभाग संस्था के उच्च प्रबंधकों को अपनी आवश्यकताओं से अवगत कराकर उनसे वित्त प्राप्त करता है। कभी कभी यह विभाग स्वयं भी बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त कर लेता है। ऋण मतलब क्या होता है? पैसा, कर्ज प्राप्त कर लेता है। तो इस तरीके से हमने पढ़ा वित्त व्यवस्था के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जोखिम उठाना। जोखिम उठाना मतलब होता है रिस्क फैक्टर। ठीक है, यह हम कह सकते हैं कि बहुत बार आपने देखा होगा, हमने 100 किलो माल भेजा या 100 kg कहीं पर माल भेजा, पहुंचा वहाँ पर 80 किलो या 20 किलो कम पहुंचा, 10 किलो कम पहुंचा। इससे क्या होगा? लॉस हुआ। किसको लॉस हुआ? दोनों तरफ लॉस हुआ। कंसाइनमेंट को भी लॉस हुआ, कंसाइनी को भी लॉस हुआ, या हम कह सकते हैं सेलर और जो मिडिल मैन है उसको भी लॉस हुआ। तो देखिए, विपणन कार्य के अंदर जोखिम भी होता है, क्योंकि मार्केटिंग आप कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है बीच में आप पूरा का पूरा ही चीज़ को मार्केट कर पा रहे हैं। आपने सामान खरीदा, हो सकता है मार्केट के अंदर उस सामान की डिमांड ही नहीं आई, तो वो तो ख़राब हो गया ना आपके लिए। तो देखिए, माल के नष्ट होने पर, माल की मांग में परिवर्तन होने पर,
ठीक है। उधार की वसूली न होने पर, आग लगने पर, बाढ़ आने पर, ये सारे कारण हैं जिससे विपणन विभाग को जोखिम उठाना पड़ सकता है। कुछ तो ऐसे कारण हैं जिसको आप क्या कर सकते हैं, जिनको आप मतलब उसकी जो जोखिम है उसको रिड्यूस कर सकते हैं बीमा करवा के। कुछ तो बहुत सारे कारण हैं, जैसे आग लग गई तो आप फायर इंश्योरेंस करवा सकते हो, ठीक है। बाढ़ आ गई, ठीक है, या माल का नष्ट हो गया, इनके तो आप इंश्योरेंस करवा सकते हो। पर बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनका आप इंश्योरेंस नहीं करवा सकते हो। तो ऐसी स्थिति में जो मार्केटिंग मैनेजमेंट है या मार्केटिंग मैनेजर है वो ही इस चीज़ का जोखिम का भार उठाता है, ठीक है। ऐसी स्थिति में स्वयं को ही जोखिम का भार उठाना पड़ता है। अतः विपणन विभाग जोखिम उठाने तथा उसे कम करने का भी कार्य करता है, ठीक है बच्चों। हमने जाना विपणन का अर्थ क्या होता है और विपणन प्रबंधन में कौन कौन सी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। आज के लिए बस इतना ही।